ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो बच्चे आते जा रहे हैं एक बार क्विकली अपना नाम लिख दीजिए सो दैट आई कम टू नो who all are attending the session right now, and then another 5 minutes we are going to start the lecture. Okay. Okay, so we are having this session juris, and जो भी आपके डाउट्स हो वो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं. आई एक्सपेक्ट कि कोई भी अननेसेसरी डाउट्स आप नहीं पूछोगे, बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास तो डाउट पूछने में थोड़ा डर लगता है, बट व्हेन आई एम नॉट एबल टू सी यू तो आपको लग रहा है आप कुछ भी पूछ सकते हो डाउट. डेफिनेटली अगर आपका डाउट बहुत अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, या अगर ठीक ठाक डाउट होगा तो आई एम गोइंग टू टेक द डाउट. ठीक है, सो आई थिंक वी हैव, ओके, let's wait for 1 to 2 minutes more and then we are going to start. Till then general clauses act का चैप्टर निकाल लीजिए. लास्ट चैप्टर आई गेस आपने फिनिश कर लिया होगा. जो भी क्लासेस आपको भेजी गई थी अभी तक वीडियो के फॉर्म में, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने वहां तक का सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा. एक और चीज़, एक बच्चे ने मेरे से मैसेज में एक डाउट पूछा था कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके डिवीजन है. ओके, सो ज्यूरिस में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है. सो व्हाट वुड बी द वेटेज ऑफ मार्क्स? जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि फिलहाल मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ अभी टॉपिक से रिलेटेड, एक जनरल सी क्वेरी मैं डिस्कस कर रही थी. सो उनका ये डाउट था कि मैम ज्यूरिस में पार्ट ए, बी एंड सी में कुछ डिवाइडेड नहीं है, तो हाउ विल वी गेट टू नो कि कौन से चैप्टर से कितना आएगा. सो आप ये समझ सकते हैं कि यही ट्विस्ट है ज्यूरिस का. तो अगर एक तरफ ज्यूरिस एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, JIGL इज इजी सब्जेक्ट, रीजन बीइंग अलग अलग चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कंपैरेटिवली कम है, छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, बट द ट्विस्ट इज दैट देयर इज नो डिवीजन. ओके, कोई डिवीजन नहीं है चैप्टर्स का, तो इसलिए किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, राइट? ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है. हो सकता है कुछ ऐसे चैप्टर्स हों जिनसे कुछ भी ना आए, और ऐसा भी देखा गया है पास्ट अटेम्प्ट्स में कि एक आध चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे 10-10, 15-15, 20-20 नंबर का भी आ जाता है. तो बस ये शुक्र मनाना कि जो चैप्टर आप छोड़ के जाओ उससे 15 मार्क्स या 20 मार्क्स की कवरेज ना हो. एंड बिलीव मी, जो चैप्टर आपको सबसे टफ लगेगा ना, जो चैप्टर आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो रहा, हम छोड़ना चाह रहे हैं, उसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा होगा. बिकॉज इंस्टीट्यूट उस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछता है जो सबसे कम एक्सपेक्टेड होता है. तो जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना उनसे तो ठीक ठीक आता है, जो कम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उससे इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पूछ लेता है. तो ये आप एक सीक्रेट समझ लो ज्यूरिस का कि देयर इज़ नो डिविजन. किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का आ सकता है. हो सकता है किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा है, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ 5 मार्क्स का आया, 4 मार्क्स का आया, तो ऐसा भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद दैट. ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन ऑफ ज्यूरिस. टुडे आई हैव पिक्ड अप लेसन नंबर 4, जनरल क्लॉजेज एक्ट. जैसा कि आप लोग हर चैप्टर के पहले करते हैं, तो फटाफट से एक बार पेजेस टर्न करके देख लो. ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3-4 पन्ने में ये चैप्टर खत्म हो गया है, एंड कंपेरेटिवली वेरी लेस इंपॉर्टेंट. तो एक अभी आपकी सीरीज वीरीज भी शुरू होने वाली है, तो आई थॉट कि ज़्यादा बर्डन अभी आपको ना दिया जाए, तो rather than starting with a very tough chapter or a technical chapter, I have picked up this very simple chapter. बहुत छोटा सा चैप्टर हमने पिकअप किया है आपके लिए. एग्जाम की बात करें तो ऑन एन एवरेज 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, वो भी अगर आया तो. अगर आता है तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है. तो बहुत इन डेप्थ में नहीं करेंगे इस चैप्टर को. जो जो चीज़ें हम मार्क कराएंगे वो कर लेंगे, प्लस ऑब्वियसली स्कैनर जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो अगर आप कर लोगे उसके हिसाब से वी विल बी डन विद दिस चैप्टर. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद जनरल क्लॉजेज एक्ट. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये एक्ट है क्या. देखिए, हम लोगों को ये पता है जितने भी लॉ होते हैं, जो भी एक्ट होते हैं, आपने देखा होगा हर एक्ट में एक सेक्शन 1 होता है. ठीक है, सेक्शन 1 किस चीज का होता है? कैन एनीबडी टेल मी?
फटाफट से टाइप करके बताइए सेक्शन 1 किसका होता है किसी भी एक्ट में। जल्दी से बताओ व्हाट इज सेक्शन 1। बहुत सारे सेक्शन देखते हो आप, सेक्शन याद भी करते हो, कंपनीज एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं। सेक्शन 1 किस चीज का होता है? इफ एनीबडी कैन टेल मी। कोई जवाब नहीं आ रहा है। अच्छा सेक्शन 2 बताओ किस चीज का होता है? व्हाट इज सेक्शन 2? जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं कम ऑन टाइप करिए। ओ हो सेक्शन 2 पता है सबको, डेफिनेशन। ओके ओके, डेफिनेशंस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सेक्शन 1 होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का मतलब ये एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, ये कब एप्लीकेबल हुआ, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। एक बच्चे ने आई थिंक एप्लीकेबल आंसर भी दिया है एंड आई थिंक वो सेक्शन 1 की ही बात कर रहे थे। सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। अब जो आपके चैप्टर होते हैं, चैप्टर का नाम ही एक्ट का नाम होता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर या टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज व्हाट इज सेक्शन 1। इसलिए जनरली सेक्शन 1 का कहीं पर भी रेफरेंस नहीं होता हमारी बुक्स में। अगर आप बेयर एक्ट देखोगे, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जहां पर एक्ट पूरा लिखा हुआ होता है, जिसमें सारे सेक्शंस लाइन से होते हैं। वहां पर आप देखोगे सेक्शन 1 में लिखा होता है दिस एक्ट इज नोन एज द कंपनीज एक्ट, इट इज एप्लीकेबल ऑन सच एंड सच एरियाज, ठीक है। सो दैट इज सेक्शन 1। और सेक्शन 1 के बाद आता है सेक्शन 2 जो कि होता है डेफिनेशंस का। अब डेफिनेशंस का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशंस का मतलब ये होता है कि इस एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन हम आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट है, चलो कंपनीज एक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट है और कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन में एक डेफिनेशन दी हुई थी कंपनी की। जब हमने कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये आई कि भाई कंपनी का मतलब क्या है। अब कंपनी का मतलब क्या है ये देखने के लिए हम जाएंगे डेफिनेशंस पर। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने एक्ट पढ़ना शुरू किया और हमने पहले सारी डेफिनेशन याद कर ली। नो, डेफिनेशंस आर ऑलवेज रेफर्ड टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्ट पढ़ रहे हो और एक्ट पढ़ते पढ़ते उसमें एक लाइन आ गई एम्प्लॉय, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि इस एक्ट में एम्प्लॉय किसको किसको माना गया है, ओके। तो आप उस एक्ट की डेफिनेशंस में जाएंगे और डेफिनेशंस में देखेंगे कि एम्प्लॉय वर्ड डिफाइंड है कि नहीं, वहां से एम्प्लॉय की डेफिनेशन लेंगे और फिर आप उसको उस एक्ट में यूज करेंगे। दिस इज हाउ वी रेफर टू द डेफिनेशंस, ओके। See, I have always told you, your sole purpose is not to write just the answers. It's not that कि भाई एग्जीक्यूटिव में हमें आंसर्स लिखने हैं और सिर्फ उतना पढ़ा दीजिए। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ क्या है, लॉ कैसे पढ़ा जाता है, लॉ कैसे देखा जाता है। तो आज आपको ये बात समझ में आई कि जब आप कोई एक्ट लेके बैठते हो तो ऐसा नहीं कि पहले पहले डेफिनेशन याद कर ली फिर हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़े। नो, डेफिनेशन रेफर ही तब करी जाएंगी जब आप एक्ट के अंदर होगे। अब जरा इसी को कोर्ट के नजरिए से समझो। मान लीजिए कोई सेक्शन है, कोई एक्ट है जिसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसपे कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हुई, दोनों पार्टीज के बीच में जब डिस्प्यूट हुई तो वो मैटर गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि भाई एक्ट में देखो क्या लिखा है, एक्ट में देखो एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या लिखी है। हम लोग गए, हमने डेफिनेशन में देखा एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन लिखी है, और जो भी डेफिनेशन एम्प्लॉय की लिखी है वो डेफिनेशन कोर्ट ने अंडरस्टैंड कर ली और भाई उस हिसाब से डिसीजन दे दिया। दिस इज एज सिंपल एज हाउ वी रीड अ लॉ, हाउ वी रीड एन एक्ट, ओके। अब जरा प्रॉब्लम समझिए। मान लीजिए हम किसी एक्ट को रेफर कर रहे हैं, उस एक्ट के अंदर एक वर्ड आया मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उस एक्ट के अंदर एक वर्ड आया मूवेबल प्रॉपर्टी और वहां पर एक डिस्प्यूट अराइज हो गई कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशंस पे जाएंगे। जब हम उस एक्ट की डेफिनेशंस पे गए तो हमने ये देखा कि डेफिनेशंस में मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड था ही नहीं। इसका मतलब उस एक्ट में जितनी डेफिनेशंस दी थी उन डेफिनेशंस में से मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड वाज नॉट प्रेजेंट। अब हम क्या करें? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पूरे एक्ट में हमको एक ऐसा वर्ड मिला, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
हम एक एक्ट रीड कर रहे थे, उस एक्ट में एक प्रॉब्लम आई, एक वर्ड लिखा था ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर या मंथ ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब मंथ की बात आई तो एक क्वेश्चन ये राइज हुआ, कोर्ट ने कहा भैया मंथ मतलब विच मंथ, ईयर मतलब विच ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर या ब्रिटिश कैलेंडर या कौन सा ईयर। तो एक सीधा सा जवाब आया, भैया एक्ट की डेफिनेशंस में जाके देख लीजिए ईयर का क्या मतलब होगा। हम एक्ट की डेफिनेशन में देखने गए तो वहां पर हमको ईयर का मीनिंग नहीं मिला। अब क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशंस में एक एक्ट और बनाया गया जिसका नाम था जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल बातें यानी वो चीजें जो किसी एक्ट में मेंशन नहीं है, वो इतनी जनरल बातें थी, इतनी कॉमन बातें थी कि उनको उस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। उन सबको एक साथ मिला के एक एक्ट में रख दिया गया जिसका नाम था जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसका मतलब अब मान लीजिए हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं और कंपनीज एक्ट में एक वर्ड आ गया ईयर, ठीक है। हमें ये जानना था कि इस ईयर का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस ईयर को हम कौन सा ईयर मानेंगे। अब बताओ, सबसे पहले कंपनीज एक्ट में ईयर की डेफिनेशन चेक करोगे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखने लग जाओगे? बताइए फटाफट, कंपनीज एक्ट में सबसे पहले ईयर की डेफिनेशन देखोगे फिर जनरल क्लॉजेस में जाओगे, या सबसे पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाके ईयर की डेफिनेशन देखेंगे? आई एम गेटिंग द आंसर्स। ओके, कंपनीज एक्ट। कुछ बच्चे कह रहे मैम सवाल फिर से पूछिए, हम तो कहीं खो गए थे। कंपनीज एक्ट, हमने आपसे ये पूछा ईयर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब ईयर, कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे थे, वहां पर ईयर आया, ओके। ईयर का मीनिंग हमको चाहिए था, तो सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट में देखेंगे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखेंगे, और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है कि हम लोग उसी एक्ट में देखेंगे, कंपनीज एक्ट में। हमने कंपनीज एक्ट में देखा, ठीक है, कंपनीज एक्ट में हमको ईयर का मीनिंग नहीं मिला। अब हम कहां जाएंगे, जल्दी बताओ, अब हम कहां जाएंगे? अब हम जाएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक्ट में नहीं दी होती, वो सारी चीजें कहां दे दी जाएंगी? वो सब दी जाएंगी जनरल क्लॉजेस एक्ट में। ओके, बेसिक सा पहले सिर्फ मीनिंग समझो, इस एक्ट का मतलब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर का मैटर तो बहुत कम है, मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई है क्या इसमें। तो कभी भी अगर किसी एक्ट में कोई चीज पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है तो हम उसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख लेंगे, हम उसका मीनिंग जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख लेंगे। अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं है, आई नो यही चल रहा है आपके दिमाग में, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं मिला, तब फिर हम उसका ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग देख लेंगे। दैट इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर पढ़ा हो तो, ठीक है। सो जनरल क्लॉजेस एक्ट नाम से ही बता रहा है, ये एक्ट अपने आप में कोई लॉ नहीं बता रहा, ये जनरल चीजों की बात बता रहा है। यानी कि अगर किसी एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो उस एक्ट का प्रोविजन लगेगा, और अगर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है देन जनरल क्लॉजेस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हम आपके सामने, यहां तक की बात अच्छा सबको क्लियर है? इतना सबको समझ में आया कि व्हाट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑल अबाउट? अरे यस लिखने में कितना टाइम लग रहा है, फटाफट से बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस, सबको क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेश्चन इफ यू आर गेटिंग? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ओके, मान लीजिए किसी एक्ट में लिखा था कि एक ऑफिसर को द ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। एक एक्ट था, एनी एक्ट, और उस एक्ट में लिखा था तो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन, ठीक है। अब एक डिस्प्यूट ये अराइज हुआ कि एक्ट में लिखा है ऑफिसर को चेयरमैन अपॉइंट करेगा, उस ऑफिसर को रिमूव कौन करेगा? ये नहीं लिखा है। ओके, एक्ट में लिखा था द ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन या चेयरपर्सन, ठीक है। एक डिस्प्यूट ये अराइज हुआ कि एक्ट में लिखा है ऑफिसर को अपॉइंट तो चेयरपर्सन करेगा, रिमूव कौन करेगा ये नहीं लिखा है। अब अगर उसी एक्ट में यही लिखा हो कि ऑफिसर को अपॉइंट और रिमूव दोनों ही चेयरपर्सन करेगा, तब तो हमने उसी एक्ट को फॉलो कर लिया।
अगर उस एक्ट में ये चीज नहीं लिखी है तो हम कहाँ आएंगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट में। और जनरल क्लॉजेज एक्ट ये कहता है कि जनरली जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है, सेम अथॉरिटी हैज अ पावर टू रिमूव। ये जनरल बात है, किसी भी एक्ट में लागू हो जाएगी कि जिसने अपॉइंट किया है भाई वो ही रिमूव करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में कुछ और लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक्ट में लिखा था कि इनको अपॉइंट करेंगे चेयरमैन, रिमूव करेंगे डायरेक्टर, तो इनकी बात मान ली जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है द ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय चेयरमैन, रिमूव कौन करेगा ये नहीं लिखा है, तो इसकी क्लैरिटी के लिए कोर्ट एंड जजेस जनरल क्लॉजेस एक्ट में आएंगे। जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा है कि जनरली हम ये मान के चलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रोविजन इन एनी अदर एक्ट। किसी दूसरे एक्ट में अगर कोई और प्रोविजन दिया हो तो हम उसको मानेंगे, और अगर कहीं पर कुछ नहीं दिया है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ये कहता है द अथॉरिटी टू अपॉइंट इज द अथॉरिटी टू रिमूव, यानी जिसने अपॉइंट किया है वो ही रिमूव करेगा। आ गई बात समझ में? यानी जिस एक्ट में जो लिखा है हम उसी की बात मानते हैं। अगर उस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स एंड जजेस जनरल क्लॉजेस एक्ट की तरफ देखते हैं, और जनरल क्लॉजेस एक्ट में उनको उसका जवाब मिल जाता है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट देखा जाए अपने आप में एक लॉ नहीं है, बल्कि इट इज अ हेल्प विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द जजेस, कि भाई जब जज को लॉ इंटरप्रेट करना होगा तो वो जनरल क्लॉजेस एक्ट की मदद से उस लॉ का, उस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन कर सकता है। दिस इज व्हाट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब बताओ इंट्रोडक्शन समझ में आया कि नहीं आया? आई वुड लाइक टू टेल यू, अभी तक वी हैवंट स्टार्टेड विद द चैप्टर, अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है, लेकिन अगर आपने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भैया ये एक्ट क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया सबको? एनी डाउट टिल हियर? अभी तो मैम आपने पढ़ाया ही नहीं, अभी डाउट कहाँ से आ जाएगा? सबको यहाँ तक क्लियर है ना? बेसिक इज क्लियर? मैक्सिमम बच्चों का यस आ गया है। कोई चीज अगर आपको लग रही हो तो आप बता दो, आई विल रिपीट इट। ओके ओके, आई थिंक वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। ठीक है, इट्स क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन, चलो अब हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना पहले मार्क करो कि देखो सबसे पहले लिखा है इंटरप्रिटेशन एक्ट। अच्छा खुद सोच के देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट को इंटरप्रिटेशन एक्ट भी तो कह सकते हैं। एक्चुअली पहले इसका नाम ना इंटरप्रिटेशन एक्ट था, 1850 1850 में भी ये एक्ट था, और इसका नाम हुआ करता था इंटरप्रिटेशन एक्ट, क्योंकि दिस एक्ट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द वर्ड्स, इंटरप्रेट द प्रोविजंस। ओके, तो इंटरप्रिटेशन एक्ट था 1850 का। उसके बाद एक जनरल क्लॉजेस एक्ट आया 1868 में। ठीक है, और फिर इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत पुराना एक्ट है, 1897 का एक्ट है। ओके, तो पहले इंटरप्रिटेशन एक्ट था, फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 आया, फिर दोनों को मर्ज करके कंसोलिडेट करके एक एक्ट बना दिया गया 1897। लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट, मतलब इसमें एग्जाम में क्या ही पूछ लेंगे वो, तो इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसको नहीं करना है आपको। यहां से आ जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, और ये बन जाता है आपका पहला क्वेश्चन। मतलब मैंने आपको बताया ना कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें से दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब जितना भी हमने आपको एक्सप्लेन किया उन्हीं सबको यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर अब हम जब धीरे धीरे इसको रीड करेंगे ना तो आपको एक एक लाइन समझ में आती जाएगी। ओके चलो, द जनरल क्लॉजेस एक्ट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एक्ट विच मे बी कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन एक्ट। बताओ, पहली लाइन ही क्लियर है, कह रहे हैं ये एक ऐसा एक्ट है जिसको इंटरप्रिटेशन एक्ट कहा गया है। इस एक्ट में खुद के प्रोविजंस नहीं है, इस एक्ट में कुछ पेनाल्टीज नहीं है, इस एक्ट में कोई सेक्शंस, एज सेक्शंस नहीं है जो खुद का प्रोविजन बता रहे हो। ये एक्ट सिर्फ इंटरप्रिटेशन एक्ट है, क्योंकि ये हमें हेल्प कर रहा है दूसरे एक्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए। ओके,
तो ये एक इंटरप्रिटेशन एक्ट है. एंड इंटरप्रिटेशन एक्ट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एज टू हाउ द कोर्ट शुड इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट. बताओ ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं? कह रहे हैं हाउ द कोर्ट शुड इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट. कोर्ट कैसे किसी भी प्रोविजन को समझता है, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है. तो आई थिंक ये फर्स्ट 2 लाइंस बिल्कुल क्लियर हैं. ये अपने आप में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो खुद के प्रोविजंस बता रहा हो. ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन एक्ट है. ओके अगर इंटरप्रिटेशन एक्ट का मतलब ये किसी दूसरे एक्ट, किसी दूसरे प्रोविजन को समझने में मदद कर रहा है. It also defines certain words or expression so that there is no unnecessary repetition of definition. अच्छा ये लाइन समझो. There is no unnecessary repetition of definition. जैसे बड़ा कॉमन सा वर्ड है, भी हमने आपको बताया ईयर. तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं, ईयर का मतलब या तो कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा. ठीक है. अब ये कह रहे हैं नॉर्मली ईयर वर्ड सारे एक्ट में यूज होता होगा कहीं ना कहीं. अब एक तरीका ये है कि हम हर एक्ट में ईयर की डेफिनेशन लिखें. ठीक है. और एक तरीका ये है कि हम सब में से हटाकर जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल दें. ओके ऐसी चीजें जो कॉमन है, जैसे मान लो डेफिनेशन ऑफ फादर. अब फादर की डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी ना. अगर किसी एक्ट में अलग डेफिनेशन है तो उस एक्ट में अलग से मेंशन कर दो. बाकी जितने भी एक्ट हैं उन सब में लगभग फादर की डेफिनेशन तो सेम ही होगी. अब एक तरीका ये है कि हम हर एक्ट में फादर की डेफिनेशन लिखें. दूसरा तरीका ये है हम फादर की डेफिनेशन उन सारे एक्ट से हटा दें, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल दें. जिस किसी एक्ट में हमको फादर की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी हम उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल देंगे. आप सोच के देखिए अगर हर चीज की डेफिनेशन हर एक्ट में दी होती तो आपको नहीं लगता है वो डेफिनेशन का पोर्शन कितना बड़ा होता? एक्ट कितने बड़े होते हैं, 400 सेक्शंस होते हैं, और पूरे एक्ट में जितने वर्ड होते हैं उन सबको अगर डिफाइन किया जाता है एक ही एक्ट के अंदर तो आपको नहीं लगता डेफिनेशंस बहुत बड़ी हो जाती? ऐसा नो. सो उन्होंने क्या किया, जो कॉमन डेफिनेशंस हैं, जो बार बार डेफिनेशंस हैं, सेम डेफिनेशंस हैं, चेंज नहीं होना है जिसमें, उन सारी डेफिनेशन को उन एक्ट से हटा करके जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल दिया गया. ओके तो ये कह रहे हैं it also defines certain words or expressions so that there is no unnecessary repetition of definition. वही definition बार बार हर एक्ट में ना आए, इसलिए हमने उनको वहां से हटा दिया और उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल दिया. In other words, an interpretation act provides a standard set of definitions. एक standard set of definition दे दी कि भाई ये standard definition है, किसी भी एक्ट में अगर ये डेफिनेशंस यूज हो रही हैं तो आप उनका ये मतलब निकाल सकते हैं. ठीक है. और एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कॉमनली यूज्ड इन लेजिस्लेशन. इट आल्सो प्रोवाइड्स सेट ऑफ रूल्स व्हिच रेगुलेट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अदर इनएक्टमेंट. कह रहे हैं ये कुछ ऐसे रूल्स भी बता रहे हैं जो दूसरे एक्ट पे लागू हो रहे हैं. जैसे अभी हमने आपको बताया पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू रिमूव. अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो वही माना जाएगा. अगर नहीं है तो हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट का रूल मानेंगे कि जो अपॉइंट कर रहा है उसी के पास रिमूव करने की पावर होगी. क्लियर हो गई इतनी बात? अब मार्क करो नेक्स्ट पैराग्राफ में. अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट. इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. लिख लो वहां पे. अगर वो ये पूछते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भी यही आंसर लिखना है आपको. जितना जितना मार्क करा रहे हैं पहले पैराग्राफ में इतना मार्क कर लेना. सेकेंड पैराग्राफ में देखो अगेन, अब अपने आप बताना ये लाइन समझ में आई कि नहीं. जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट. हमको बताओ जनरल क्लॉजेस एक्ट से बाकी एक्ट की लेंथ शॉर्ट हुई कि बढ़ गई? इतना बता दो. जनरल क्लॉजेस एक्ट आने से रिमेनिंग एक्ट जो हैं उनकी लेंथ कम हुई होगी कि इंक्रीज हुई होगी? जल्दी से बताइए. सबको चैप्टर समझ में आ रहा है? शॉर्ट 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 शॉर्ट. यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इसका मतलब सबको चैप्टर समझ में आ रहा है.
ओके ओके, ऐसे बीच बीच में हम आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, ठीक है, अटेंटिव रहना, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो वही लाइन तो लिखी है, कह रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, जितने भी स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट है उनकी लेंथ को कम करें, टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्मिटी हो गया, क्यों? क्योंकि अब ईयर का मीनिंग सारे एक्ट में एक जैसा होगा, फादर का मीनिंग सारे एक्ट में एक जैसा होगा, तो यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। गिविंग प्राइमा फेसी डेफिनेशंस ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज। व्हाट इज प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी क्या होता है बताओ जल्दी से, प्राइमा फेसी, क्या ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं आप? पहली बार तो आई गेस नहीं सुना होगा। प्राइमा फेसी का मतलब नहीं पता? हाँ, अब कुछ बच्चों का ऑन इट्स ओन नहीं, एट फर्स्ट इंस्टेंस। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, उन्होंने जितने लीगल मैक्सिम आज तक सुने हुए हैं, ठीक है, सुओ मोटो या जितने भी लीगल मैक्सिम सुने उन सबके आंसर्स लिखते चले जा रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एट द फर्स्ट इंस्टेंस, है ना। ओके ओके, ऑन इट्स ओन नहीं, द करेक्ट आंसर इज एट द फर्स्ट इंस्टेंस। प्राइमा फेसी मीन्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस। कह रहे हैं एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम बाकी स्टैट्यूटरी लॉज की लेंथ को शॉर्ट करें और एक यूनिफॉर्मिटी लाएं डेफिनेशंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन फिर से मार्क करो। इन शॉर्ट, द वैल्यू एंड यूटिलिटी of general clauses act is considerable because it not only constitutes reference book। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? It not only constitutes a reference book of the judge। कह रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट रेफरेंस बुक की तरह काम कर रहा है जजेस के लिए। ये लाइन बताओ समझ आई कि नहीं? कह रहे हैं जजेस के लिए रेफरेंस बुक है, क्यों? जब किसी एक्ट में जजेस को कोई कंफ्यूजन हुआ तो वो रेफरेंस बुक के तौर पर कौन सा एक्ट खोल के बैठेंगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है। बट ऑल्सो सर्व्स एज ड्राफ्ट्समैन्स लेबर सेविंग डिवाइस। ड्राफ्ट्समैन लेबर सेविंग डिवाइस, पहली चीज तो ड्राफ्ट्समैन कौन हुआ मैम? ड्राफ्टमैन बेटा वो होता है जो लॉ बनाता है, लॉ मेकर। बताओ लॉ मेकर का काम कम हुआ जनरल क्लॉजेज एक्ट से कि बढ़ गया? कम हुआ, क्यों? क्योंकि अब उसको हर लॉ में सारी डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि भैया जो मेन मेन डेफिनेशंस हैं जिनके शब्दों का मीनिंग अलग है वो हम लिख देते हैं, जो कॉमन मीनिंग्स हैं उनको मीनिंग्स को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट से डिफाइन ही कर लेंगे। तो ये एक तरह से रेफरेंस बुक है जजेस के लिए, ठीक है, और लॉ मेकर की लेबर सेविंग डिवाइस है। इससे हेल्प हो रहा है लॉ मेकर को, उसकी मेहनत बच रही है क्योंकि उसको हर एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो यही आंसर आ जाएगा। एक ये पैराग्राफ में जो हमने मार्क कराया, ठीक है, एक ये सेकंड पैराग्राफ में जो हमने मार्क कराया, और एक ये थर्ड पैराग्राफ की जो 2 लाइनें हमने मार्क कराई। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वील मूव फर्दर। अच्छा, चैप्टर इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? थोड़ी बातें करते हैं हम लोग। चैप्टर इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? नो डाउट, ओके। चैप्टर इज इजी और टफ? इजी अभी बताते हैं, टेस्ट ले रहे फिर बताते हैं। इजी ना? बीच का ये कैसा आंसर होता है, बीच का लग रहा है? इजी, ये जो बच्चे इजी इजी बोल रहे हैं ना, अभी हम टेस्ट लेते हैं फिर बताते हैं इजी है कि टफ है। चलो, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे। अच्छा, एवरेज, ओ माय गॉड, एवरेज, ठीक है ठीक है, अभी खत्म होने दो फिर पूछते हैं इजी है कि टफ है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, तो वी कैन मूव फर्दर। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाओ डेफिनेशंस। ये देखो इस एक्ट की डेफिनेशन है। हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं अभी कह नहीं सकते, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया हमने आपसे, अभी कह नहीं सकते। बिल्कुल सही आंसर है वैसे ये, क्योंकि अभी तो चैप्टर सब शुरू हुआ है ना। ओके, अब देखो डेफिनेशंस। अब ये जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशंस है, यानी कि जो डेफिनेशन नॉर्मली हर एक्ट में होती हैं वो तो उनकी सेपरेट डेफिनेशन है। यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स को डिफाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि भाई अगर किसी एक्ट के अंडर ये डेफिनेशन ना हो
तो आप जनरल क्लॉजेस एक्ट से देख लीजिएगा। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे अगर देखो तो यहाँ से एक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी डेफिनेशंस इन्होंने दी हैं और नॉर्मली ये सारे वर्ड्स ना कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप देख कर आओ, पेज टर्न करके देखो, बहुत सारी डेफिनेशन है, 2-3 पन्नों तक इनकी डेफिनेशन ही चल रही है। देखा? अब मुझे ये भी पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है बाकी सब छोड़ के ये बताइए क्या ये सारी डेफिनेशन हमको याद करनी है? तो देखो अभी तक डेफिनेशन पूछी तो नहीं है इंस्टीट्यूट ने, बट हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई विल मेक यू मार्क, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। आप रीड एक बार सारे कर लेना, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ भी सकते हो, अदरवाइज डेफिनेशन अभी तक तो नहीं पूछी है इंस्टीट्यूट ने, बट कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम लोग टेकअप कर लेंगे। जैसे सब सेकंड वाला देखो है एक्ट, मार्क करते चलिएगा, ठीक है। एक्ट कह रहे एक्ट वर्ड, यहां पर कह रहे एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट एंड वर्ड्स व्हिच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रिमिनल एक्ट है, सिविल एक्ट है, एक्ट का मतलब क्या हुआ। अब अगर किसी एक्ट में, मतलब अगर किसी लॉ में एक्ट वर्ड का मीनिंग डिफाइंड है तो हम लोग उस लॉ का मीनिंग देखेंगे, और अगर उस पर्टिकुलर लॉ में ये वर्ड डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग हम लोग यहाँ देखेंगे। कह रहे एक्ट का नॉर्मली मतलब होता है एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग, इसको कहा जाता है एक्ट। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी और लॉ के अंदर एक्ट खुद ही डिफाइंड है तो हम उसकी डेफिनेशन मानेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर किसी लॉ के अंदर एक्ट वर्ड डिफाइन नहीं है तो जजेस इंटरप्रिटेशन करने के लिए कौन सा एक्ट रेफर करेंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसी तरह देखो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगली डेफिनेशन है एफिडेविट। ये एक वर्ड है जो जनरली हर लॉ के अंदर आपको मिल जाएगा, एफिडेविट। हर एक्ट के अंदर एक ये डेफिनेशन तो मिल ही जाती है एफिडेविट की, या एफिडेविट वर्ड मिल जाता है। वैसे आपको पता है एफिडेविट क्या होता है? व्हाट इज एन एफिडेविट? सुना है? ये बहुत सुना होगा, एफिडेविट लगना है, एफिडेविट बनवाना है, बट होता क्या है? इट इज अ स्वॉन डिक्लेरेशन। स्वॉन डिक्लेरेशन समझ के, जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, तो हाँ डिक्लेरेशन, वेरी गुड, डिक्लेरेशन होता है एफिडेविट। जैसे हम लोग देखते हैं ना गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, तो दैट इज एन ओरल डिक्लेरेशन। उसी चीज को जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं दैट इज एन एफिडेविट, यानी कि हमने जो लिखा है वो सही है। और अगर आपने कई बार लाइंस भी देखी होंगी, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव थिंग्स रिटन बाय मी इज ट्रू, है ना। तो द पॉइंट इज दैट एनी डिक्लेरेशन विच इज स्वॉर्न बाय ओथ, हम कसम खा रहे हैं कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, और अगर इसमें कुछ गलती हुई देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। इस डिक्लेरेशन को एफिडेविट कहा जाता है और इसका एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो जब कभी भी हम लोग कोई एविडेंस देते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग एफिडेविट का यूज करते हैं। तो ओरल सॉन भी, सॉन मतलब स्वेर, कसम, ओके, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल वो होता है जो जज करवाता है, और ये रिटन फॉर्म में होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसमें एफिडेविट लगता है। अब कह रहे हैं एफिडेविट का मीनिंग, अगर किसी एक्ट में लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा, ओके। और अगर किसी एक्ट में एफिडेविट वर्ड तो यूज्ड है लेकिन उसका मीनिंग नहीं लिखा है, तो हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट का ये मीनिंग ले लेंगे, एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। तो ओरल स्वेरिंग की बजाय रिटन फॉर्म में जो हम डिक्लेरेशन लिख रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, एफिडेविट। ओके, in order to be valid an affidavit must be sworn before and not simply attested by judicial officer। कह रहे हैं किसी जुडिशियल ऑफिसर के सामने वो एफिडेविट बनाया जाता है, जुडिशियल ऑफिसर का साइन होता है, उसके सामने लिखा जाएगा। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफिडेविट की। ओके, तो दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ एफिडेविट। अगर किसी और एक्ट में एफिडेविट डिफाइंड है तो हम वो लेके चलेंगे, अगर किसी और में डिफाइंड नहीं है और जजेस को कंफ्यूजन होता है कि भाई एफिडेविट को क्या समझा जाए, तो हम लोग कौन से एक्ट में देख लेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट। अभी तक आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्ट है क्या, ठीक है, ये डेफिनेशंस क्यों हैं। ये खुद के प्रोविजंस नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ कुछ जनरल क्लॉजेस बता रहे हैं विच आर नॉट डिफाइंड इन एनी अदर एक्ट। ओके, अगली डेफिनेशन की तरफ। अब देखो बैरिस्टर है, बैरिस्टर हम लोग जिसको लॉयर कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया पहले के टाइम पे, क्योंकि एक्ट भी तो देखो ना कब का, 1897 का है।
तो तब के टाइम का ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश पोजेशन ये सारे वर्ड्स यूज्ड हैं, बट अब हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। अब देखो जैसे एक डेफिनेशन दी है इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की, ओके तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले, आज़ादी के पहले जो गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो गवर्नर जनरल होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट माने जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। अब किसी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है, अगर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरली ये इसकी डेफिनेशन नहीं मिलती है आपको, राइट हम लोग कई बार देखते हैं, देखिए कितने एक्ट में लिखा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज्ड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन उस एक्ट में नहीं दी हुई है, देन इन दैट केस हम लोग इसमें देख लेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो ये कह रहे हैं आज़ादी के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सरकार नहीं थी, तो गवर्नर जनरल जो होता था उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेते थे, और आज़ादी होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ओके पार्लियामेंट ने जो चूज करी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मान लिया जाएगा। ओके तो पूरी डेफिनेशन याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाओ, देखो एक वर्ड है कॉमेंसमेंट। कॉमेंसमेंट हम लोग कहते हैं ना किस दिन से स्टार्ट हुआ है ये एक्ट, सो कॉमेंसमेंट विद रेफरेंस टू एन एक्ट शैल मीन द डे ऑन विच द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। तो जिस दिन हमारा एक्ट फोर्स में आया उस दिन से उसका कॉमेंसमेंट माना जाता है, जिस दिन से हमारा एक्ट लागू हुआ उस दिन से उसका कॉमेंसमेंट माना जाता है। देन कमिश्नर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अगली डेफिनेशन मार्क करो डिस्ट्रिक्ट जज की। देखिए एक डेफिनेशन मिली होगी आपको डिस्ट्रिक्ट जज की, मिल गई? ओके डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन देखिए, इट शैल मीन द जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। नाउ ये आपको पता होगा अथॉरिटीज होती है, सिविल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, तो सिविल कोर्ट का जो जज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज। और हर डेफिनेशन में आई एम नॉट गोइंग टू अगेन एंड अगेन रिपीट कि अगर किसी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की कोई और डेफिनेशन दी है तो वो मानी जाएगी, अगर कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब होगा सिविल कोर्ट का जो जज है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अगली डेफिनेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट देख लो क्या है, डॉक्यूमेंट मार्क कर लो, 17th मार्क कर लीजिए, 18th मार्क कर लीजिए। डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर मार्क। कह रहे किसी भी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, सब्सटेंस के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट। अब देखो ये कितने जनरल वर्ड्स हैं। डॉक्यूमेंट शब्द आपको नहीं लगता हर एक्ट में यूज होगा, हर एक्ट में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वर्ड तो आ ही जाता है, लेकिन उसकी डेफिनेशंस में डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अब अगर ऐसा कोई मैटर फंसता है कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो जजेस उस एक्ट में देखेंगे, उस एक्ट में अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन नहीं होगी तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखेंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी मान लो डेफिनेशन नहीं होती तो क्या करते, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स के हिसाब से इंटरप्रेट करते। ओके ओके देखो यही हम आपको बता देते। 20th डेफिनेशन देखो किसकी, फादर। फादर इन केस ऑफ एनीवन whose personal law permits adoption shall include an adoptive father। तो फादर की डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन। फाइनेंशियल ईयर, कह रहे फाइनेंशियल ईयर का बेसिक मतलब यही होता है डे कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी सी जनरल डेफिनेशंस दी हुई हैं। ओके एक वर्ड देखो लिखा हुआ है इन गुड फेथ। 22nd वाला देखो, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। ये तो हम लोग को भी पता है, जैसे हम आपसे कहते हैं दिस थिंग इज डन इन गुड फेथ, तो गुड फेथ का मतलब क्या हुआ, ऑनेस्टली जब कोई चीज करी जाती है उसको कहा जाता है डन इन गुड फेथ। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, टाइप करते रहो वरना सो जाओगे, कुछ ना कुछ लिखते रहो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। समझ आ रहा है चैप्टर सबको? हाँ समझ में तो आ रहा है। हाँ बोनाफाइड गुड फेथ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके अच्छा कोई डाउट में नो मैम आ गया, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अच्छा गवर्नमेंट की अगली डेफिनेशन देखो, गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट।
इससे जनरल बात क्या हो सकती है? अगर कहीं पर वर्ड गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। फिर एक डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, आप लोग मार्क कर लो, मेरा मार्क नहीं हो रहा है गेस। इमूवेबल प्रॉपर्टी, 26th वाली डेफिनेशन देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ गए? जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जो लैंड है और लैंड से जो बेनिफिट्स अराइज हो रही हैं, जैसे लैंड है, लैंड के ऊपर ट्री है, तो वो ट्री भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड परमानेंटली फास्टेंड और अटैच टू द अर्थ, तो जितनी भी चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं वो सब की सब क्या मान ली जाएंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की कुछ और डेफिनेशन दी है तो वो मान लेंगे, और अगर नहीं दी है तो हम लोग ये डेफिनेशन सिंपली मान लेंगे। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ रही है ये डेफिनेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद अगली डेफिनेशन, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, बाकी तो सिंपल है। देखो 35 वाली देखो, मंथ मिल गया, कह रहे हैं मंथ शैल मीन अ मंथ रेकन्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। उसी के नीचे देखो लिखी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद ऑफेंस की डेफिनेशन मार्क कर लो, 38 मार्क कर रहे हैं ना सब लोग? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा काम जो लॉ द्वारा पनिशेबल है उसको क्या मान लिया जाता है? ऑफेंस। ओके, तो ये भी जनरल डेफिनेशन है। पर्सन की डेफिनेशन देखो 42, पर्सन शैल इंक्लूड। अगर आप देखो तो ये सारी डेफिनेशन बहुत जनरल हैं, स्पेसिफिक बातें इन्होंने करी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक जो वर्ड होगा वो तो उस एक्ट में खुद ही डिफाइंड होगा। जनरल चीजें जो उस एक्ट में डिफाइन नहीं होंगी वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर पुट अप कर दिया है। पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन। अब अगर आप ध्यान दो तो पर्सन की डेफिनेशन नॉर्मली हर एक्ट में होती है। अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट देखा हो वहां पर भी आपको पर्सन की डेफिनेशन मिली होगी, कंपनीज एक्ट में भी पर्सन की डेफिनेशन होती है। तो जहां जहां पर पर्सन की डेफिनेशन जो जो दी हुई है वो लगेगी। और अगर कोई ऐसा एक्ट है बाई चांस जिसने पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया है तो हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख लेंगे कि पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, अगली डेफिनेशन, ये सब तो रहने दो, ये सब पहले का था, प्रेसिडेंसी, टाउन, प्रोविंस, ये सब रहने दीजिए। ठीक है, अब देखो 49th इज रजिस्टर्ड। 49th वर्ड देखो क्या है? रजिस्टर्ड। registered with reference to a document shall mean registered in India for the time being in force for registration of document। तो अगर कहीं पर कोई चीज लिखी registered तो registered का मतलब कहाँ registered? इंडिया में registered माना जाएगा। ओके, शेड्यूल, सेक्शन, आई होप अब आपको समझ में आ गया है। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दैट्स इट। लास्ट वाली डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, ईयर। ईयर मीन एन ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। ये डेफिनेशंस हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट की 66। ओके, तो अगर किसी लॉ में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है तो वो मानी जाएगी, नहीं है तो हम लोग इसका रेफरेंस ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशंस थी। और रही बात की याद करनी है कि नहीं, तो मैंने जितनी आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराई हैं वो सारी तो आप पढ़ ही लीजिएगा। उसके अलावा जो है, अगर आपका मन करे, बहुत खाली टाइम है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चैप्टर में, मैं आज तक का सबसे अच्छा चैप्टर यही लगा है, ठीक है, तो और हम इस चैप्टर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, सारी डेफिनेशन पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये रहने दो, एप्लीकेबल ऑफ फॉरगोइंग डेफिनेशंस टू प्रीवियस एनैक्टमेंट, ये पोर्शन छोड़ दीजिए एंड डायरेक्टली कम टू कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट। सेक्शन 5 में आ जाओ, यहाँ से हमारा तो पेन ही नहीं चल रहा। कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट से आ जाओ, सेक्शन 5। आई होप सबने स्कैनर ले लिए हैं। स्कैनर का मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक किताब ले ली है सबने, स्कैनर लिया हो या ना लिया हो, तो लिए हैं स्कैनर, लिए हैं क्या? किसने किसने स्कैनर्स ले लिए हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चंस एक ही बच्चे गए, हाँ आ गए, यस यस यस, स्कैनर लिए हैं ना। अब आपको एक काम ये करना है कि जो जो चैप्टर्स आपके होते जाएं
उसको बुक से रिवाइज करने के बाद प्लीज ऑल्सो गो थ्रू द क्वेश्चंस इन द स्कैनर, एक बार साथ में करते चलिए स्कैनर, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते चलेंगे तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा इंस्टीट्यूट क्या पूछना चाह रहा है, ओके तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उससे बहुत आइडिया लगेगा, बिलीव मी। कई बार क्या होता है, आप सब कुछ याद करने लग जाते हो, एक एक लाइन एक एक वर्ड याद करने लग जाते हो, फिर आपको बाद में समझ में आता है कि उसका इतना वेटेज ही नहीं है। और जिन बच्चों ने स्कैनर लिए हैं, पता नहीं उन्होंने देखा है कि नहीं, स्कैनर की स्टार्टिंग में ना एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें हर चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है कि ऑन एन एवरेज भाई इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एग्जाम्स, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस अटेम्प्ट में इतना आया, इस अटेम्प्ट में इतना आया, इस अटेम्प्ट में इतना आया, तो उससे आपको एक एनालिसिस पता चल जाती है कि कौन से चैप्टर से रिलेटिवली कितने क्वेश्चंस आते हैं, ओके तो अभी आपकी सीरीज भी है, ओके तो अच्छा सीरीज की प्रिपरेशन हो गई क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द सीरीज? कि मैम साइड बाय साइड तैयारी हो रही है? अब यस नहीं आ रहा किसी का। सीरीज की प्रिपरेशन, टेस्ट जो है उसका प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? गोइंग ऑन साइड बाय साइड, नॉट येट। कब स्टार्ट होगा बेटा? ऑन गोइंग, साइड बाय साइड हो रही है। और बाकी बाकी ऑन गोइंग, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग ने बोला था, आप लोग को याद है, आपने प्रॉमिस किया था, हाँ प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्कैनर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आपको याद है आप लोग ने प्रॉमिस किया था कि आप लोग ये सीरीज जरूर दोगे, उस दिन का प्रॉमिस याद रखना। जब एग्जाम पास होते हैं ना तो झूठे प्रॉमिस नहीं किए जाते हैं, सो यू हैव टू गिव द सीरीज, सबको सीरीज देनी है। कोशिश करिएगा ऑफलाइन आके, जो बच्चे कानपुर के ही हैं, सेम सिटी के हैं, कोशिश करिएगा ऑफलाइन आके दीजिएगा, इट विल गिव यू अ ग्रेटर इम्पैक्ट। जो बच्चे बाहर के हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट हैविंग एन ऑप्शन, सो दे कैन गिव ऑनलाइन, तो ठीक है। प्रेपरेशन ऑन रखिए, तैयारी कर लीजिए। 50 मार्क्स की सीरीज होगी आपकी, ओके एवरी एग्जाम विल बी ऑफ 50 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ अराउंड 9 to 10 to 11 क्वेश्चंस, और अराउंड 1.5 घंटे का आपका टाइम होगा, क्योंकि 100 मार्क्स 3 आवर्स है, तो 1.5 आवर्स फॉर 50 मार्क्स, तो 50 मार्क्स की सीरीज होगी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स विच हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड टू यू, ओके तो आई वांट इस सीरीज के लिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर देख कर आए, ठीक है। तो सेक्शन 5 की हम लोग बात कर रहे थे, जनरल क्लॉजेस एक्ट की, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, इसमें बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट किस दिन फोर्स से आता है, किस दिन लागू होता है। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस टू कम इनटू ऑपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे। कुछ एक्ट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 15 जुलाई, तो जिसमें डेट लिखी है उस दिन, उसमें तो 15 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। कह रहे हैं जिन एक्ट में कोई पर्टिकुलर डेट डिफाइन नहीं होता, ठीक है, देन इट शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स असेंट, जिस दिन उसको असेंट मिल गई है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले गवर्नर जनरल की असेंट लगती थी। क्या आप बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद किसी भी एक्ट के लिए किसकी असेंट लगती है? किसकी असेंट लगती है बताओ, किसकी असेंट के बाद लॉ बनता है? प्रेसिडेंट, डेफिनेटली। बिल बिकम्स एन एक्ट, किसकी असेंट लगती है? प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले गवर्नर जनरल की असेंट लगती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रेसिडेंट की लगती है। तो अगर किसी एक्ट में लिखा है कि प्रेसिडेंट की असेंट मिली है 15 जुलाई एंड द एक्ट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से लागू होगा। और अगर किसी एक्ट में ये नहीं लिखा है कि किस दिन से लागू होगा, तो जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली है उस दिन से वो एक्ट लागू मान लिया जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी जनरल थिंग, ये किसी एक्ट में नहीं लिखा है। एक्ट में सिर्फ इतना लिखा रहता है कि भाई किस दिन से लागू होगा। तो अगर उन्होंने लिखा है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम, दिस एक्ट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 15 जुलाई एंड विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अगस्त, तो वो 1 अगस्त से लागू होगा। और अगर किसी एक्ट में ये नहीं लिखा है, then in that case it will be applicable from the day on which it got president's assent. इतनी बात समझ में आ गई सबको? कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट का टॉपिक आया कि नहीं आया बताइए? इज दिस टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहाँ गए सब लोग? हैं? हाँ हाँ हाँ, हैं। ओके ओके,
ये आ गया सबको? शैल आई रिपीट दिस थिंग? आ गया सबको, आई गेस समझ में, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट रिपीट, हाँ ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखा है, सेकेंड पॉइंट मतलब अनलेस द कॉन्ट्ररी इज एक्सप्रेस्ड, आई थिंक यही पूछ रहे हो आप। अनलेस द कॉन्ट्ररी इज एक्सप्रेस्ड, द सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement. कह रहे हैं unless the contrary, अगर कहीं कुछ और नहीं लिखा है, the central act or regulation shall be construed as coming into operation immediately on expiration of day preceding its commencement. preceding its commencement मतलब जैसे मान लीजिए कई बार होता है एक एक्ट रिपील होके एक दूसरा एक्ट आया, तो वो दूसरा एक्ट कब से लागू होगा? जब पहला वाला एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो कंपनीज एक्ट 1956 जिस दिन खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो जाएगा। ओके फाइन, तो दिस इज फ्रॉम व्हेन द एक्ट विल कम इनटू फोर्स। ओके, वो चीज यहाँ पे लिखी। और अगर अनलेस कॉन्ट्ररी इज एक्सप्रेस मतलब अगर कोई और चीज है, उस एक्ट में कुछ और लिखा है तो वही माना जाएगा। अगर उस एक्ट में कुछ और नहीं लिखा है तो हम लोग ये बातें मान के चलेंगे। फाइन, तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ तक का जितना पोर्शन हम लोग ने पढ़ा है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इफेक्ट ऑफ रिपील इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको भी। दिस वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू फिनिश अप विद दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट हो तो बता दीजिए कि समझ आ गया, सब समझ आ गया भाई, आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया। बताइए समझ आया नहीं आया? अब आपको समझ नहीं आ रहा है किस बात का आंसर करो। अच्छा सिर्फ ये बता दो, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टूड इज अ बेटर वर्ड। समझ आया? यस, समझ आ गया। यस, ठीक है। यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टिल अगर अभी अभी आप डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, आप घर पर इसको पढ़ते हो और अगर आपको कोई और डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट, ठीक है। अगर आप क्लासेस के लिए आते हो, ऑफलाइन बैच के हैं, तो आप आके भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं इसको स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ रिपील एंड प्लीज 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 प्रिपेयर फॉर द सीरीज, ठीक है। प्लीज प्रिपेयर विद द स्कैनर, क्योंकि लास्ट तक आते आते स्कैनर के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय।